we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या ट्रंप की नीतियों से डरे देश? क्या अमेरिका के बजाय जापान से लिए जा रहे हैं हथियार? क्या चीन भी मारेगा बाजी? नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज हम एक ऐसी खबर पर चर्चा कर रहे हैं जो दुनिया के पावर बैलेंस को बदल सकती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से जिस जापान ने हथियारों की दुनिया से दूरी बना रखी थी, अब वो अपने दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोलने जा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची की सरकार हथियारों के निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट से जुड़े नियमों में बड़ी ढील देने वाली है। ये बदलाव इतना बड़ा है कि पोलैंड से लेकर फिलीपींस तक, जी हाँ सही सुना, पोलैंड से लेकर फिलीपींस तक कई देश अब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के बजाय जापान की ओर देख रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर ट्रंप की नीतियों और दुनिया में चल रही जंग यानी कि युद्ध ने जापान को ये कदम उठाने पर मजबूर क्यों किया? आइए समझते हैं। ट्रंप का डर और बदलती ग्लोबल राजनीति। देखा जाए तो इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका की डगमगाती सुरक्षा नीतियां और डोनाल्ड ट्रंप के नाटो से बाहर निकलने की धमकियों और अमेरिकी हथियारों की सप्लाई में हो रही देरी ने कई देशों को चिंता में डाल दिया है। यूक्रेन और ईरान के साथ चल रहे तनाव के कारण अमेरिका के अपने हथियारों के भंडार कम पड़ रहे हैं। ऐसे में पोलैंड और फिलीपींस जैसे देश अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। इन देशों को जापान एक भरोसेमंद विकल्प के रूप में दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जापान के पास अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है और वो अपनी सुरक्षा पर हर साल $60 बिलियन खर्च करता है। जहां दूसरे विश्व युद्ध के बाद से वैश्विक हथियारों के बाजार से खुद को काफी हद तक अलग रखने के बावजूद जापान अपनी सेना पर पर्याप्त खर्च कर रहा है। इस साल 60 अरब तक की वो एक विशाल रक्षा उद्योग को बनाए रख सके जो पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों जैसी उन्नत प्रणालियों का निर्माण करने में सक्षम होते हैं। टोक्यो में जापानी अधिकारियों और विदेश राजनयिकों के साथ रॉयटर्स के इंटरव्यू के अनुसार संभावित नए ग्राहकों में पोलिश सेना यानी कि पोलैंड की सेना और फिलीपींस नौसेना शामिल है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच आधुनिकीकरण से गुजर रही है। कौन कौन से देश हैं कतार में? जापान के इस नए हथियारों के बाजार में सबसे ज्यादा दिलचस्पी पोलैंड और फिलीपींस दिखा रही है। फिलीपींस, जिसका दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवाद चल रहा है, जापान से पुरानी जंग जहाज यानी कि यूज्ड जो जहाज हैं और मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने की तैयारी में है। वहीं पोलैंड जो रूस के खतरे से निपटने के लिए अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जापान के साथ एंटी ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों पर सहयोग करना चाहता है। यूक्रेन ने भी जापान के साथ ड्रोन टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए एक इंडस्ट्री ग्रुप बनाने की योजना बनाई है, जिस पर तैयारी चल रही है। 3 अन्य यूरोपीय राजनयिक ने भी कहा कि जापान द्वारा नियमों में दी गई ढील से उन्हें अमेरिकी हथियारों के उत्पादन पर अपनी भारी निर्भरता कम करने का अवसर मिला है, जो भी विभिन्न संघर्षों के कारण पहले से ही दबाव में है, यानी कि युद्ध के कारण दबाव में चल रही है। जापान में पोलैंड के दूतावास में मिशन के उप प्रमुख मारियस ने कहा कि वॉर्सो और टोक्यो एक दूसरे के हथियारों के भंडार में मौजूद कमियों को भरने में मदद कर सकते हैं और एंटी ड्रोन तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों जैसे क्षेत्रों में सहयोग कर सकते हैं। कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिन्हें हम जापान के साथ मिलकर दूर कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने किसी विशिष्ट सौदे का विवरण नहीं दिया। पोलैंड के WB ग्रुप ने, जो यूरोप के सबसे बड़े निजी रक्षा ठेकेदारों में से एक है, पिछले साल जापानी विमान निर्माता कंपनी सेनमेयर 7224.T के साथ ड्रोन से जुड़ा एक प्रारंभिक समझौता किया था। जापानी कंपनियों की तैयारी। जापान की बड़ी कंपनियां जैसे तोशिबा और मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक अब अपनी सैन्य निर्माण क्षमता को तेजी से बढ़ा रही है। तोशिबा अगले 3 सालों में 500 नए लोगों को भर्ती करने और नई टेस्टिंग यूनिट्स बनाने की योजना बना रही है। इस पर काम चल रहा है।
मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक भी फाइटर जेट और मिसाइल एक्सपोर्ट्स के लिए अपनी टीम बढ़ा रही है। कर्मचारियों की भर्ती की जा रही है और अपनी क्षमता लगातार ये कंपनियां बढ़ा रही हैं। जापानी कंपनियों के बीच अब उस बदनामी का डर खत्म हो रहा है जो पहले हथियारों के व्यापार से जुड़ा था। अब वो इसे एक बिजनेस ग्रोथ और ग्लोबल सुरक्षा में योगदान के रूप में देख रहे हैं। वहीं मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक की रक्षा इकाई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष माहिको अराई ने कहा कि हर तरफ से प्रस्ताव आ रहे हैं। ये इकाई रक्षा निर्यात को सुगम बनाने के लिए लंदन और सिंगापुर में अपने कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ा रही है। तकाइची के कार्यालय ने राउटर्स को 20 फरवरी को बताया कि वो जापान के रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने और सहयोगी देशों की क्षमताओं को मजबूत करने के उद्देश्य से संबंधित नियंत्रणों की समीक्षा कर रहे हैं। टोक्यो के निर्यात में बड़े बदलाव को पहले भी अमेरिका के लगातार प्रशासन ने बढ़ावा दिया है, जिसमें ट्रंप का प्रशासन भी शामिल है। ये प्रशासन चाहते थे कि उनके सहयोगी देश सामूहिक रक्षा प्रयासों में ज्यादा योगदान दें। चीन की चिंता और भविष्य। जापान के इस कदम से चीन बेहद ज्यादा परेशान है। चीन का कहना है कि जापान को अपनी सैन्य नीतियों में सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन जापान का इरादा साफ है। वो एशिया में एक ऐसा डिफेंस सप्लाई चेन बनाना चाहता है जो पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर ना हो। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जापान जल्द ही दक्षिण कोरिया, जर्मनी और इजराइल जैसे बड़े हथियार निर्यातकों की कतार में खड़ा होगा। जापान का ये फैसला केवल कुछ हथियारों की बिक्री तक बिल्कुल भी सीमित नहीं है, बल्कि ये बदलते हुए ग्लोबल पावर बैलेंस का एक बड़ा संकेत है, एक बड़ा मैसेज है। दशकों तक जिस जापान ने खुद को केवल रक्षा तक सीमित रखा, आज वो अपनी सुरक्षात्मक नीति के खोल से बाहर निकलकर दुनिया को चुनौती दे रहा है। इस बदलाव के दो गहरे मतलब है। पहला, दुनिया अब रक्षा के मामले में केवल अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना चाहती, खासकर डोनाल्ड ट्रंप की अनिश्चित नीतियों को देखते हुए। और दूसरा, जापान ये समझ चुका है कि चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए उसे अपनी शांतवादी जो छवि है उसे जरूरत के अनुसार ढालना ही होगा। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या जापान का ये हथियार अवतार एशिया में शक्ति संतुलन बनाएगा या फिर हथियारों की एक नई होड़ शुरू कर देगा, जिससे तनाव और ज्यादा बढ़ेगा? क्या पोलैंड और फिलीपींस जैसे देशों का अमेरिका से मोह भंग होना एक नए सैन्य गुट की शुरुआत होगी या नहीं? ये तो आने वाले इस वक्त में ही पता चलेगा। क्या जापान का ये कदम दुनिया में शांति लाएगा या हथियारों की एक नई रेस शुरू करेगा? ये भी एक सवाल है। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।